दया पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से दया पवार जी अपनी दादी को याद करते हुए उनका वृत्तांत हमारे सामने रखते हैं। किस तरीके से उनके दादा की मृत्यु हुई, उसके बाद कितनी सावधानी से उनकी दादी ने अपने वैधव्य को संभालते हुए अपने बच्चों को बड़ा किया, और जब फाइनली उन्हें लगा कि गांव के रसूखदार पुरुषों के रहते अपना वैधव्य उन्हें संभालना कठिन जान पड़ा, तब वे अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर बंबई आ जाती हैं और यहां से उनकी बंबई की यात्रा शुरू होती है। उसके साथ ही इस बात की चर्चा भी वे करना नहीं भूले कि उनके पिताजी और उनके चाचा कितने रोअबदार व्यक्ति थे। उनके पिताजी यूं तो अनपढ़ थे, लेकिन जब भी वे फोटो खिंचवाते थे तो अपने हाथ में एक भारी भरकम ग्रंथ और कोट के पॉकेट में एक पेन लगाना नहीं भूलते थे। संभवतः ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का प्रभाव रहा हो कि वे उनके जैसा दिखने की कोशिश करते थे, इमिटेट करते थे। तो यहाँ तक तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो वैसे कुछ लोग लगातार ये शिकायत भी कर रहे हैं कि आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज कम आने की वजह यह है कि गला बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा जोर से मैं नहीं बोल पा रही हूँ, तो कुछ दिन की बात है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए। गला खुलते ही आपकी परेशानी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। चलिए, कुछ लोगों को पुनर्जन्म की घटना याद रहती है। रविंद्रनाथ टैगोर जैसी बुद्धि मेरी तेज नहीं है, मैं अपने पुनर्जन्म की घटनाएं बता सकूं, परंतु आंखों पर जोर देकर जब मैं मुड़कर देखता हूं तब स्कूल जाने से पहले की एक घटना मेरे कलेजे को कुरेद कर लिखी गई जैसी दिखती है। इस घटना ने मुझे भीतर तक गहरा जख्म दिया। माँ और पिताजी गांव में रहते थे। पिताजी बंबई से कभी कभी मिलने आ जाया करते थे। उस दिन पिताजी रात में ही आए, साथ बंबई का पाव खजूर, चमकीली कृष्ण छाप रेशे वाली टोपी, कोरे शुभ्र कपड़े लाए। मैं रात भर खुशी के मारे सो नहीं सका। सुबह सुबह नींद लगी और जल्दी ही खुल गई। पिताजी घर के सामने वाले बड़े पत्थर पर बैठकर मंजन कर रहे थे। इतने में हमारे घर की ओर दो पुलिस वाले आते हैं। कुछ समझने से पहले ही पिताजी के हाथों में हथकड़ियां पहना दी जाती हैं। माँ दहाड़ मारकर रो रही थी। मेरी तो जुबान ही बंद हो गई। स्तब्ध आंखों से मैं ये दृश्य को देख रहा था। महारवाड़ा में ये बात हवा की तरफ फैल गई। पिताजी को खून के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन दिनों महारवाड़ा में आपसी बैर बहुत अधिक था। पवार विरुद्ध रूपवते। तो ये दो दलों के नाम बता रहे हैं। ऐसे दो दल, आपसी दुश्मनी इतनी थी कि पवार दल का यदि कोई मर जाता तो रूपवते दल का एक पुतला बनाकर उसकी शव यात्रा निकालते। तो किस तरीके से प्रतिरोध जताया जाता है, या विरोधी पक्ष के खेमे में जैसे ही कोई अप्रिय घटना होती है तो दूसरा दल जो है वो किस तरह अपनी खुशी जाहिर किया करता था। मतलब पुतला बनाकर शव यात्रा निकालकर अपमानित करने की कोशिश मरे हुए व्यक्ति को। बाजे के साथ ही जनाजा निकाला जाता। इसी तरह रूपवते के ग्रुप में किसी के मरने पर पवार दल भी ऐसा ही करता। इन्हीं झगड़ों की परिणति थी कि पिताजी पर खून का आरोप लगाने तक की साजिश रची गई। महारवाड़ा में उमा आजा नाम का एक बूढ़ा रहता था। टूटे फूटे मकान में वे अपनी गूंगी बीवी के साथ रहता था। ताबीज देना, भविष्य बताना, रामायण महाभारत पढ़ना, ये सब उसका धंधा था। उसे सब शकुनी मामा कहते। वे बहुत ही काइया आदमी था। किसी को भी काफी सुख उसे फूटी आंख न सुहाता। मरे जानवरों के किसी के खेत में चीरफाड़ की जाए, इस बात को लेकर गांव में विवाद उठ खड़ा हुआ। पंचायत के पास ही जगताप नाम के एक भिक्षुक का घर था। ये जगताप हमारे गांव में ही रहता था। भूले भटके इस गांव में आ गया था, साथ में बीवी बच्चे भी थे। पुरानी बात है कि उस समय मेरे परदादा निसंतान थे। बुढ़ापे में अपनी संपत्ति का क्या करें, ये सोचकर उन्होंने आधी जमीन बाड़ी के हिस्से दे दी। महारकी के 2 आने हिस्से उस भिक्षुक को दान में दे दिया। पर दादा का वंश बुढ़ापे में फलने फूलने लगा, परंतु थूक कर चाटें कैसे, इसलिए उन्होंने दान वापस नहीं लिया। इस खाली जगह में भिक्षुक ने शंकर की स्थापना करी। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है, या इसके ऊपर सर्च होनी चाहिए कि बौद्ध भिक्षु ने शंकर का मंदिर बनवाया, शंकर की स्थापना करी। तो शंकर जो है वो बुद्ध का ही कोई रूप है, या बौद्ध भिक्षु भी कोई फर्जी रहते हैं? इन सब चीजों के ऊपर मुझे लगता है सर्च किए जाने की जरूरत है। इस मंदिर के पास मरे जानवरों की चीर फाड़ न हो, इसलिए पवार रूपवते में मारपीट का विवाद हुआ। जगताप का खानदान अब रूपवते के साथ
इस जमीन के लिए कोर्ट कचहरी हुई, पवार मंडली जीत गई। इसका बदला कैसे लिया जाए इस ताक में था उमा आजा। मतलब इनके परदादा दया पवार जी के, उन्होंने भिक्षुक का साथ दिया और केस जीत लिया। उसने एक युक्ति ढूंढ निकाली। दादा जब बंबई में रहते थे तब उनके साथ ही उनका लंगोटिया यार मुरहा रहा करता था। एक चाय वे दोनों आधी आधी कर पीते। पता नहीं कैसे वे बंबई से पारे की तरह गायब हो गया। उसका खून पिताजी ने ही किया। उन दिनों की ये एक रखेल, उन दोनों की एक ही रखेल थी, इसलिए पिताजी ने मुर्रा का कांटा निकाल फेंका है, ये बात फैलाई गई। तो किस किस तरीके से गांव देहात में बदले लिए जाते हैं। हम लोग अमूमन समझते हैं कि गांव देहात के लोग बड़े भोले होते हैं, लेकिन ये अच्छे कॉन्स्पिरेसी भी कर सकते हैं। मुर्रा की मां दगड़ाव मुर्गे का खून बेटे के कपड़ों पर छिड़क कर रोती चिल्लाती तालुके पहुंची। वैसे इस सारे नाटक का सूत्रधार उमा आजा ही था। पिताजी पर खून का आरोप लगाया गया। जब मैं मां के साथ पिताजी से मिलने तालुके की कचहरी जाता हूं तो पिताजी घंटा बजाने की जगह सलाखों के पीछे खड़े दिखाई दिए। उन्हें इस हालत में देखकर मैं रोने लगता हूं। पास ही 2 मील पर मां का मायका था। वहां से मां का चाचा तानाजी भागता दौड़ता आया। अपनी पत्नी के गहने महाजन के पास गिरवी रखवाता है। फौजदार की डांट डपट करता है। मामले में वैसे कोई खास दम ना था, पर खूनी होने का आरोप लगना ही पिताजी के घर के लिए, सभी लोगों के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। इस घटना को पिताजी उम्र भर नहीं भूल पाए। दोनों भाई मुर्हा की खोजबीन में इधर उधर भटकते रहे। यह अपमान चाचा के मन में डंक मार रहा था। उसी समय उमा आजा अपनी बेटी से मिलने बंबई आया। उसकी बेटी कावा खाने में ही ब्याही थी। उस रात चाचा ने उमा आजा को हरा नीला होने तक पीटा। उमा आजा जोर जोर से चिल्ला रहा था। छुड़ाने कोई नहीं आया। इस घटना के बाद पिताजी हम माँ बेटे को बंबई ले आए। पिताजी के रिटायर होने तक हम कावा खाना में ही रहे। तो पहले ही पिछले एपिसोड में जिक्र था कि दया पवार जी के चाचा जो थे वो बहुत बेहद ताकतवर थे, कुश्ती भी खेला करते थे और उनका रौब दाब भी था। तो शायद इसीलिए किसी ने उमा आजा के पिटने पर उसे बचाने की हिम्मत न करी हो। सन 1944 याद आ रहा है क्योंकि उस साल गोदी में बम विस्फोट हुआ था। तो ये घटना जो है ना, आप इस पर खासा ध्यान दीजिएगा। किस तरीके से अंग्रेजी हुकूमत में यदि कोई आंदोलन होता था तो गुंजाइश होती थी उस आंदोलन के सफल हो जाने की। अंग्रेज सरकार किस तरह मजदूरों के आंदोलन पर भी बैकफुट पर हो जाया करती थी, और आज की सरकार किस तरीके से खदेड़ कर हटाती है जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों को भी। इन सब चीजों को आप इस वृत्तांत से कंपेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिए। सन 1944 याद आ रहा है क्योंकि उस साल गोदी में बम विस्फोट हुआ था। बांद्रा में दादी की ताई बाई नाम की एक बहन थी। दादी की ये दूध बहन थी, अर्थात माँ 1 और बाप 2। दादी की दूध बहन बचपन से ही खंडोबा की देवदासी बन गई थी, या उसे बना दिया गया था। परंतु जैसे ही वे सब समझने लगी उसने ये धंधा छोड़ दिया। मजदूरों सा कष्ट उठाती। तो हमने कैथरीन मेयो की पुस्तक में भी पढ़ा था कि हमेशा निम्न वर्ग से ही, निम्न जातियों की बेटियों को ही जो है देवदासी बनाया जाता था और उनका किस तरीके से शोषण होता था। ये सब कुछ कैथरीन मेयो की मदर इंडिया पढ़ने के दौरान हमने चर्चा की थी। बहुत प्यारा स्वभाव था उसका। उसने एक बार जो रामपुरी चूड़ियां पहनी तो मरने तक नहीं फूटी। इसकी आज भी प्रशंसा होती है। तो ये रामपुरी चूड़ी पहनने का क्या मतलब होता है ये मैं नहीं समझ पाई हूं। हो सकता है कुछ खास संदर्भों में इस बात का जिक्र किया हो कि रामपुरी चूड़ी पहनने का मतलब है कि अब जो है वो धंधे में नहीं उतरेंगी, वैश्यावृत्ति नहीं करेंगी महिलाएं। इससे जुड़ा हुआ कुछ मतलब होता होगा तो महाराष्ट्र के साथ ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वे अपने भाई के परिवार की मदद करती। भरी जवानी में भाई मर जाने के कारण उसकी जवान बीवी को उसने बच्ची सा संभाला। इसके इकलौते बेटे की परवरिश की। बांद्रा में मुसलमान ईसाई बस्ती में रहने पर भी इन्हें कोई छेड़ने का साहस ना करता। तो हमारी निम्न वर्ग की महिलाएं भी इतनी दबंग होती हैं। ननद को छेड़ने वाले एक मुसलमान को उसने पत्थर पर पछाड़ा था, ऐसा उसका दबदबा था। माउंट मैरी के पास ईसाई लड़के लड़कियों का एक छात्रावास था। वहां बाजार हाट पहुंचाना, मटन पहुंचाना दादी का यही धंधा था।
माउंट मैरी का मेला जब लगता तब परिवार के सभी सदस्य 7-8 दिन पहले ही उसके घर जा धमकते। तो माउंट मैरी का मेला जो है ये मैंने पहली बार सुना है किसी आत्मकथा के जरिए। तो बाकी महाराष्ट्र के सदस्य जरूर बताएं कि इस तरह का मेला उन्होंने कभी सुना है क्या, ये मेला आज भी लगता है। एक बात तो यह थी कि उसके घर खाने पीने की मौज थी। मटन मछली पर्याप्त मात्रा में मिलते। माउंट मैरी के मेले में उधम मस्ती करने को मिलता। उसका घर खाड़ी के पास ही था, वहीं किनारे थोड़ा तैर भी लेते। सारे वातावरण में मछली सी गंध, शंख सीपियों की बहार, समुद्र किनारे लकड़ी और रेती के घर बनाने का खेल। ऐसी ही एक शाम समुद्र किनारे तैर रहा था। सूरज डूबने में बहुत समय नहीं था। अचानक कुलाबा की दिशा से समुद्र में भयानक ज्वाला दिखने लगी। मिट्टी के तेल से समुद्र सुलग उठा। ऐसा था दृश्य, कान के पर्दे फाड़ने वाला विस्फोट भी हुआ। दौड़ते भागते घर आया, साथ में दादी। रेलगाड़ी में इसी की चर्चा। बॉम्बे सेंट्रल पर उतरा, बाहर आकर देखा कि हर कोई जो भी वाहन मिले उससे बम्बई छोड़ रहा है। सारे शहर में हाहाकार। क्या हुआ ठीक से किसी को नहीं मालूम। कावा खाने में आते ही मालूम हुआ कि गोदी में बम विस्फोट हुआ है। हम घर में सभी चिंता में चूर। दादा और तात्या गोदी पर काम पर थे। दादा और तात्या घर आए खुशखबरी लेकर। अभी गोदी में अग्निकांड हुआ है, बहुत बड़ी संपत्ति अब हाथ लगेगी। इसी खुशी में सब मस्त थे। तो उस समय के लोगों का माइंडसेट जो होता था कि अफरा तफरी है, उसमें कुछ लूट का माल घर लाया जा सकता है, कोई जांच पड़ताल भी नहीं होगी अफरा तफरी में। तो उस समय की मानसिकता को भी बहुत अच्छे से इस आत्मकथा में पिरोया गया है। घर में सभी चिंता में चूर। अभी गोदी में अग्निकांड हुआ है, वह बड़ी संपत्ति अब हाथ लगेगी। इसी खुशी में सब मस्त थे। कावा खाने में कई तरह की चर्चाएं होती। किसी के यहाँ छप्पर फटने से सोने की ईंटों की वर्षा हुई, तो किसी को राख में सोने का घड़ा मिला। बस यही चर्चा। तो उस वक्त आज के जमाने में व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं कि फटाफट जो है पिक्चर सर्कुलेट हो जाए, खबरें सर्कुलेट हो जाए। वैसे तो व्हाट्सएप पे आज भी ऐसे ही झूठी झूठी खबरें सर्कुलेट होती हैं। तो इसलिए जो लोगों को समझ में आ रहा था, जितने मुंह उतनी बातें बन रही थी। प्रातः सब लोग जो भी वाहन मिला उसी से अग्निकांड की दिशा की ओर भागते हैं। 7-8 दिनों तक यही क्रम। एक दिन तो वे सफेद शुभ्र कागज हाथ गाड़ी पर लाद कर लाए। उनके चेहरे पर अलादीन की खुशी झलक रही थी। सब भीगा हुआ था। बहुत सारे कागज की रील थी। सारे घर में, आंगन में सभी और कागज सुखाया जा रहा था। घर में गीले कागज की चमत्कारिक गंध। कागज सूखने के बाद वापस पास के ही कागज गोदाम में अच्छे भाव पर वह बिक गया। भविष्य में इसी कागज से पाला पड़ेगा, इसका सपने में भी उस समय ख्याल न था। कावा खाना में मुझे राख के अलावा कुछ नहीं मिला। रत्ती भर सोने का नाम न था। नागपाड़ा के नगर परिषद स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया। शायद दूसरी तक मैं वहां था। अंगुलियों में सोने की अंगूठियां पहनने वाला एक चमार मास्टर याद आता है। तो मास्टर चमार है और उसकी उंगलियों में जो है वो सोने की अंगूठियों का जिक्र है। स्कूल के सर्टिफिकेट में मेरी जो जन्मतिथि है ना, वह मुझे कभी सही नहीं लगी। कैसे लगेगी, माँ बाप अनपढ़, अंदाज से कोई तारीख डालनी थी, इसलिए कभी जन्मदिन नहीं मनाया गया। इसी बीच कुछ साल गांव और बंबई की आवाजाही में कट गए। दूसरी के बाद बंबई छोड़ दी। इसके लिए प्रतिकूल कारण भी थे। पिताजी दारू के फंदे में पूरी तरह फंस चुके थे। उनकी लत उन्हें कब लगी याद नहीं। कौन बताए, शायद मेरे जन्म से पहले से ही पीते हों। वैसे परंपरा भी थी। मतलब निम्न जाति के लोगों में इस तरह के ऐब बड़े आम माने जाते थे। उस वातावरण में दारू पीना कोई बुरा ना समझता। वैसे घर में उनका तनिक भी ध्यान न रहता। पगार मिली कि पिताजी 10-15 दिन गायब, घर आते ही नहीं थे। माँ बेचारी बाजार जाकर कागज जमा करती। उसकी कमाई पर रो धोकर गुजारा होता। कभी कभी माँ निराश हो जाती। तो उस समय के समाज में औरतों की क्या दुर्दशा होती थी। पति है, बस इतनी ही तसल्ली औरतों को रहती थी कि बाहर से कोई अब उनके ऊपर हमला नहीं करेगा पर पुरुष। बस इतनी ही तसल्ली औरतों के लिए थी। अदरवाइज जीत और मेहनत ही उनको करनी पड़ती थी। कभी कभी मां निराश हो जाती, पर पिताजी के सामने मुंह ना खोलती। उसकी हिम्मत ही ना पड़ती। पगार के दिन मां मुझे अंगुली पकड़कर गोदी के गेट के पास ले जाती। हम घंटों पिताजी की राह देखते।
गोदी के कई दरवाजे थे, पिताजी किस दरवाजे से गायब हो जाते मालूम ही न पड़ता। गोदी में पिताजी क्या काम करते थे, उन्हें कितनी पगार मिलती थी, ये अब नहीं बता सकते, पर एक दो बार उनके लिए रोटी लेकर गोदी में जाने की बात पक्की याद है। बाहर से गोदी की भीतर व्याप्ति का अंदाजा नहीं लगता। मचलता, खूब दूर तक फैला हुआ मचलता नीला समुद्र, उस पर ऊंची इमारतों की तरह झूलते जहाज, जहाज में चढ़ते उतरते गोरे साहब, उनका उस समय कितना रुआब था। भारतीय मजदूर उनके लिए कचरा थे। बावजूद इसके जो आगे अब इंसिडेंट्स दया पवार जी ने कोट किया है, वे सुनने लायक है। उन दिनों गोदी में हुई एक घटना के बाद कामगारों में बहुत असंतोष फैल गया था। गेट के दरवाजे के पास बैठा एक मजदूर लंच टाइम में अपनी पोटली में खाना खा रहा था। वहां से जा रहे एक गोरे अधिकारी ने उसका भोजन बूट की ठोकर से उड़ा दिया, कामगार को गालियां दी। पूरी गोदी में इस कारण असंतोष की आग भड़क उठी। रोकड़े नाम के इस तरुण ने उसका विरोध बड़े धैर्य से किया। अधिकारी जब तक माफी नहीं मांगता तब तक आमरण अनशन की घोषणा। इस बात का समुचित असर हुआ, कामगारों को अपनी अस्मिता का बोध हुआ। तो इस तरीके से आंदोलन हुआ करते थे और छोटे छोटे कामगारों को भी जो है अपनी अस्मिता का बोध होने पर अंग्रेज सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता था। और उसी का जिक्र मैंने किया था कि आज की सरकार को ये बोध है कि दूसरों की भी इज्जत होती है, महिलाओं की इज्जत होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देने से क्या महिलाओं की इज्जत हो जाती है, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाने से हो जाती है? क्या जिन्हें खदेड़ा गया, जिन पहलवान बेटियों को जंतर मंतर से, वो इज्जत के लायक नहीं थी? या मणिपुर में जिन औरतों के साथ नृशंस तरीके से भीड़ पेश आई, वो इज्जत के काबिल नहीं थी? क्या प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी ना बोल सकते थे उनके ऊपर? तो इन सब चीजों का आप कंपैरिजन करते चलिए। उस समय का समाज अंग्रेजी शासन के अधीन और आज का समाज अपनी स्वशासित सरकार के अधीन। आगे चलकर रोकड़े को मजदूर नेता के रूप में बहुत प्रसिद्धि मिली। ये रोकड़े कावा खाने में आते हैं, पिताजी और चाचा से बातचीत करते हैं। इस बात का बचपन में मुझे बड़ा गर्व होता। तो मैं क्या कह रहा था, पिताजी का काम, वे स्किल्ड वर्कर नहीं थे। एक बड़ी भट्टी के पास बैठते सारी गोदी का कचरा जलाना ही उनका काम था। अब पता लगता है कि पिताजी की सृजनात्मक शक्ति गोदी में क्यों नष्ट कर दी। पिताजी में कितने हुनर थे। गांव में जब थे तब शहनाई बड़ी अच्छी बजाते, ढोलक में स्याही भरते। नौकरी पर आने से पहले वे एक ब्राह्मण के घर सालाना नौकर थे। वहां वे बड़ी कुशलता से बुआई का काम करते। एक बार तो उन्होंने सरपट भागने वाले सांप की पूंछ ही पकड़ ली, उसे खूब जोर से घुमाया और पत्थर पर पटक दिया। उसकी हड्डियां ढीली पड़ गईं। ऐसे थे मेरे पिताजी। पर गोदी में कचरा जलाने के काम पर क्या इसी कारण तो उनको दारू पीने की लत नहीं पड़ी? आज कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमारे लोग हमेशा से ही हुनरमंद रहे हैं। स्किल्ड वर्कर न होते हुए भी एक दुर्भाग्य है कि उन्होंने कभी अपनी स्किल्स को शार्पन करने की कोशिश नहीं करी। शायद पैसे के अभाव में या अनपढ़ होने के नाते समझ के अभाव में उनसे ऐसा हुआ। काम से वे सीधे दारू के अड्डे पर जाते। उस जमाने में कदम कदम पर पारसियों के ये अड्डे थे। तो ये भी मेरे लिए नई इंफॉर्मेशन है कि उस समय पारसी जो थे वो दारू के अड्डे चलाया करते थे। मुझे लगता है कि मोरारजी का जमाना आया और ये अड्डे गायब हो गए। तो संभवतः यहां मोरारजी देसाई जी का ही शायद जिक्र हो। खुले रूप में दारू मिलना कठिन हो गया, पर पिताजी तो रुक नहीं सकते थे। जंगल के किसी जीव को जैसे आदमी का मुंह खून लग जाता है, वैसे ही उनका ये व्यसन उनके आगे बढ़ता गया। क्या करें वे स्पिरिट पीने लगे। बोहरा की दुकान पर वे मुझे स्पिरिट लाने भेजते। स्पिरिट लाते समय छोटा जर्मन टोप साथ ले जाने को कहते। किसी ने पकड़ा तो सीधे टोप नीचे रख देना, ऐसी युक्ति उन्होंने समझाई थी। है ना दिमाग? व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे हैं कि कैसे बचना है, चकमा देना है किसी को, पुलिस को, ये भी उन्हें मालूम था। बचपन में नाक में धंसी स्पिरिट की गंध आज भी याद है। 8-12 आने में स्पिरिट उन्हें आसानी से मिल जाता। स्पिरिट में पानी मिलाते, उस पेय का सफेद शुभ्र दूध सा रंग हो जाता। नाक के पास लाते ही बदबू से सर फटने को होता। सही अर्थों में वे जहर ही था। पीते समय पिताजी बड़े विचित्र लगते। मुंह बिचका बिचका कर वे
पे गले से नीचे उतारते। लगता पीते समय इतनी तकलीफ होती है तो क्यों पीते हो? 1-2 साल में यदि अथड़ियों में छेद ना हो जाते तो आश्चर्य होता। इस पर खाना भी अगड़म बगड़म, पेट का गड्ढा भरने तक ही सिर्फ। दिनों दिन उनका शरीर छंटता गया। मां की हालत ऐसी थी जैसे मुंह दबाकर उसे मुक्कों से पीटा जा रहा हो। पिताजी कोयले से काले, पर काली लकड़ी में भी शीशम की सी चमक थी। मां उनकी तुलना में बहुत उजली, गेहूं रंग की। पिताजी ताड़ से ऊंचे तो मां ठिगनी। 9 गज साड़ी पहनती, सुहाग की प्रतीक बड़ी सी सिंदूर बिंदी लगाती, गले में हमेशा काली गुजिया की माला, कभी कभी डोरुल और 2-4 सोने की मणियां, गहने भी क्या, हाथों में चांदी की चूड़ियां, उसे भी कभी कभी पिताजी महाजन के पास गिरवी रख देते। पीने के बाद पिताजी दादा न रहते, साक्षात शैतान हो जाते। ऐसे समय मां उनके सामने न जाती, परंतु उनके प्रेम का रहस्य अंत तक न खुल सका। पिताजी के प्रति उसे तिल भर भी घृणा न होती। उसके पास जितने भी पैसे होते वे उनके सामने डाल देती। नशा उतरने पर दारू फिर नहीं छूऊंगा, इस प्रकार की वे सौगंध खाते। पर सवेरे ली गई कसम शाम तक न टिकती। तो जितने भी स्वभाव में, कैरेक्टर में उतार चढ़ाव हैं, वो सभी जो है परत दर परत दया पवार जी ने हमारे सामने खोले हैं। फिर चाहे वो उनके हों, चाहे उनके पिताजी के हों, या उनके पूर्वजों के हों, या आसपास के माहौल के हों, सब चीज इसमें मेंशन की है उन्होंने। आगे सुनिए। पिताजी कुछ कुछ रंडीबाज भी थे। क्षमा कीजिएगा, इसी तरह की शब्दावली का इसमें इस्तेमाल है। एक घटना तो साफ साफ याद आती है। शायद वे पगार का दिन था। घर आए तो पी कर ही आए, तो नाके तक जाकर आता हूं कहकर बाहर निकलने की तैयारी की। मैं पीछे पड़ जाता हूं। मुझे साथ लेकर ही वे बाहर निकले। ईरानी होटल में फैमिली रूम में बैठ जाते हैं। मैंने देखा कि वहां पहले से ही एक महिला बैठी हुई है, काली सांवली सी। उस छोटे उम्र में भी ये सब क्या है मेरे ध्यान में आ जाता है। उन्हें खरी खोटी सुनाता हूं। वे मेरे संवाद को मुस्कुराते हुए झेल लेते हैं। इस कारण मैं और भी क्रोधित होता हूं। सामने बैठी महिला मुझे लाड करने की कोशिश करती है, मुझे पास बिठाने की कोशिश करती है। मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। लगता इस महिला से तो मेरी माँ कितनी गुनी अच्छी है। फिर पिताजी ऐसा क्यों करते हैं? मैं वहां नहीं ठहरना चाहता। ये देखकर पिताजी मुझे वापस घर लाकर छोड़ देते हैं। मैं घर आकर माँ को सारी घटना बताता हूँ। तब वे फीकी हंसी हंसती है। शायद उसे इस बात की जानकारी हो, पुरुष द्वारा की गई रंडीबाजी अर्थात छाती पर एक आध मेडल लटकाने जैसा वातावरण चारों ओर था। मतलब गलत तरीकों से अपनी मर्दानगी जाहिर करने के जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे, मेरे ख्याल से आज भी बदस्तूर जारी है। गर्व से देखा जाता था। वैसे पिताजी की रंडियां भी साधारण ही होती थीं। कोई बंगले में काम करने वाली आया तो कोई लॉरी पर मिट्टी ढोने वाली। कितनी बदली होंगी, कोई गिनती नहीं। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। और शब्दावली के लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि इसी तरह की शब्दावली ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और भी ऐसी शब्दावलियां आने वाली हैं। तो आप लोग भी मानसिक तौर पर उसे सुनने के लिए तैयार रहें। इसी के साथ आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करती हूँ। ये आपको कैसे लग रहे हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। और सेंट मैरी मेला जो है, क्या आज भी लगता है? इस बाबत भी यदि कोई जानकारी आपके पास हो तो मुझसे साझा जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।